हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम जैसा कि इस समय कोरोना का टाइम है, तो इसलिए जो लोग भी ये जो पॉलिटी का ये लेक्चर जो स्टार्ट होगा, जो हम अभी करने जा रहे हैं, ये किसी भी किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए या यूपीएससी किसी भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, सब में जो है इम्पोर्टेंस होगा जो है इसका। ला एंट्रेंस एग्जाम में भी इसमें से दो एक क्वेश्चंस आने की संभावना हमेशा रहेगी। तो ये किस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजन के बारे में, जिसको कहते हैं हिंदी में आपातकालीन उपबंध। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ा रहे हैं। तो इमरजेंसी प्रोविजंस की जो बात है वो अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 18 के आर्टिकल 352 से 360 तक के इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात होती है। किस आर्टिकल से? 352 से 360 तक। तो इसमें 3 प्रकार के उपबंध होते हैं जिसको कहते हैं प्रोविजंस। तो पहला प्रोविजंस है 352, जिसको कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी में 3 कैटेगरियाँ होती हैं। कब कब लगता है? पहला तो युद्ध के समय, दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह के कारण, भीतर ही अपने देश में किसी भी प्रकार का विद्रोह हो जाए। और दूसरा जो प्रोविजन है वह आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन। राज्यों में जब राज्यों में जो संवैधानिक जो तंत्र होता है वो विफल हो जाता है, तो उस सिचुएशन के दौरान आर्टिकल 356 स्टेट में लागू किया जाता है। तो फिर जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन है उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार लग चुका है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इतना आसान और इतना सहज है कि आप अगर हिंदी में भी आप अगर लेक्चर को सुन रहे हैं तो इंग्लिश में भी आप सर्टेनली ट्रांसलेट करके सर्टेनली आप लिख पाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और फिर आर्टिकल 360 आता है जिसमें फिनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, जिसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों जो है प्रोविजंस राष्ट्रपति के द्वारा लगाए जाते हैं। तो अब राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा जो है उद्घोषणा के आधार पर लगाया जाता है। 1975 में 38वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है इसको जोड़ा गया था। किसको? कि बाह्य आपातकाल जो है, बाह्य आपातकाल ये किसको कहते हैं? 2 प्रकार के आपातकाल होते हैं। बाह्य आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के द्वारा जो है जो होता है उसको बाह्य आपातकाल कहते हैं। और आंतरिक आपातकाल में सशस्त्र विद्रोह आता है। तो 2 प्रकार के आपातकाल होते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में भी। ठीक, तो इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा या तो पूरे देश पे भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, या किसी एक उसके देश के किसी एक भाग पर भी भारत में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है राष्ट्रपति को किसी भी भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की शक्ति जो है प्राप्त हुई थी। इसमें जो है एक जो पहले जो सशस्त्र विद्रोह है, पहले इसमें जो संविधान में इसके लिए जो टर्म यूज होता था वह टर्म था आंतरिक गड़बड़ी। तो इसमें जो है 1978 में 44वें संविधान संशोधन में आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया गया। चलिए, 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिपरिषद की सलाह लिए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर दी। बिना किसी भी सलाह के मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाने की बात जो है राष्ट्रपति को ये से कह दिया कि जो है राष्ट्रपति शासन लगाएं।
तो 1975 में 38वां संविधान संशोधन में राष्ट्रीय आपातकाल को जो है राष्ट्रीय समीक्षा से, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया कि इसकी कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकती है। लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन में मिनर्वा जो मिल्स का जो मामला था, उसमें मिनर्वा मिल्स का मामला 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को अथवा इस आधार पर घोषणा को कि वो पूरी तरह बाह्य आक्रमण से तथा असंबद्ध तथ्यों पर या विवेक शून्य या हठधर्मिता के आधार पर किया गया हो, वह आपातकाल लगाया गया हो, तभी उसको अदालत में चुनौती दी जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी को हठधर्मिता के कारण या किसी गड़बड़ी के कारण जानबूझ करके परेशान करने के लगाया गया है, तो उसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है। ये जो है मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। फिर संसदीय अनुमोदन तथा समयावधि, यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा जो है आपातकाल की जो घोषणा होने के 1 माह के भीतर उसका अनुमोदन होना चाहिए। और आपातकाल 6 माह तक जो है 6 माह तक का समय होता है, राष्ट्रीय आपातकाल जारी रह सकता है। इसके बाद संसद में जो भी बैठक होती है, फिर धीरे धीरे परमिशन उसको धीरे धीरे एक अनलिमिटेड टाइम तक उसको भी बढ़ाया जा सकता है। और आपातकाल की उद्घोषणा अथवा इसके जारी रहने का प्रत्येक प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, जो कि उस सदन के कुल सदस्यों के बहुमत तथा उस सदन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। इस विशेष बहुमत का प्रावधान 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। इससे पूर्व ऐसा प्रस्ताव संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित हो सकता है। और ये उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होती है? उद्घोषणा की समाप्ति जो है कि नेशनल इमरजेंसी समाप्त कैसे होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा बिना संसदीय अनुमोदन के कभी भी केवल एक घोषणा के द्वारा जो है इसको समाप्त किया जा सकता है। लेकिन 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, जो पेश किया गया, तो संशोधन से पहले राष्ट्रपति किसी उद्घोषणा को अपनी विवेक से समाप्त कर सकता था तथा लोकसभा का इस संदर्भ में कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन 1978 का 44वां जो संविधान संशोधन हुआ, यह व्यवस्था दिया कि लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग, 1/10वां सदस्य जो स्पीकर है, स्पीकर जिसको अध्यक्ष कहते हैं, लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को, या उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को, यदि सदन नहीं चल रहा है, लिखित रूप से नोटिस दें। अगर लिखित रूप से नोटिस दें तो 14 दिन के भीतर जो उद्घोषणा जो जारी रहती है, नेशनल इमरजेंसी को खत्म किया जा सकता है। ठीक है। तो उद्घोषणा का अस्वीकार करने का प्रस्ताव उद्घोषणा का जारी रहने के लिए अनुमोदन के प्रस्ताव से 2 प्रकार से भिन्न होता है। किस प्रकार से भिन्न होता है? तो पहला, केवल लोकसभा में पारित होना आवश्यक है, जबकि दूसरे को दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों से पारित होने की आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी बात क्या है कि पहले को तो साधारण बहुमत द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन दूसरे को विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। और राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल का जो प्रभाव होता है जो है वह राजनीतिक तंत्र पर जो है बहुत ही तीव्र और दूरगामी परिणाम आता है, जिसमें कि केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि जो है जब नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाती है तो पूरी जो सत्ता होती है, जो पावर्स होती है, वो केंद्र के पास, सेंटर के पास आ जाती है। स्टेट के को भंग नहीं किया जाता है, लेकिन केंद्र जो है इसमें केंद्र के पास जो सत्ता आ जाती है ज़्यादातर। और लोकसभा तथा राज्यसभा, विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव पड़ता है तथा अपने जो फंडामेंटल
जो राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है। अब केंद्र राज्यों के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? केंद्र राज्यों के संबंधों पर जो प्रभाव पड़ता है वो 3 भागों में पड़ता है, 3 प्रकार से पड़ता है। कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय, तीनों पर प्रभाव पड़ता है। तो कार्यपालिका में राज्य सरकारों जो है केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में हो जाती हैं, जबकि केंद्र सरकार को निलंबित नहीं किया जाता है। और विधायी प्रभाव क्या पड़ता है? विधायी में संसद को राज्य सूची में जितना भी वर्णित है, संसद उसमें कानून बना सकती है, कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और संविधान का जो संघीय स्वरूप है वह एकात्मक हो जाता है नेशनल इमरजेंसी के द्वारा। और वित्तीय प्रभाव क्या पड़ता है? राष्ट्रपति केंद्र से जो राज्यों को जो धन या वित्त की जो मदद दी जाती है, तो उसको जो है राष्ट्रपति जो है कम या समाप्त भी कर सकता है, राज्यों को दी जाने वाली मदद। तो इसके बाद आगे है लोकसभा तथा राज्यसभा के विधानकाल के कार्यकाल पर प्रभाव। ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सा अगले वीडियोज में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगला लेक्चर, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें बताएंगे, और शायद आप लेक्चर को अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो मेरे विचार से आपको समझ में जल्दी आएगा। अगर न समझ में आएगा तो फिर आप कमेंट करेंगे। धन्यवाद।